डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चौथी का ये दूसरी क्लासेस है जो मैं आपको दे रहा हूँ। पहले क्लासेस में हमने कंट्रोल पी तक पढ़ लिया था। अब हम लोग को पढ़ना है पी के बाद। कंट्रोल आर से मैं बता चुका था कि कंट्रोल आर से इसकी पहली क्लासेस में पढ़ा चुका था कि ये अलाइनमेंट 4 होता है, जिसमें मैं आपको 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट में लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई का चर्चा किया। तो कंट्रोल आर से आप समझ ही गए कि राइट अलाइनमेंट होता है, कंट्रोल एल से लेफ्ट होता है, कंट्रोल ई से सेंटर होता है और कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है। अब कंट्रोल एस पर आ चुके हैं कि कंट्रोल एस से भी सेम होता है। अब कंट्रोल टी, देखिए कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंट होता है। अब आप हैंगिंग इंडेंट क्या होता है इसको देखिए। जब हम लोग कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं देन दूसरे पैराग्राफ में जाते हैं तो उसके लिए इंटर का यूज करते हैं। कंप्यूटर में 1 इंटर इक्वल टू 1 पैराग्राफ। आपको जब तक पैराग्राफ नहीं लेना है आप कंप्यूटर में इंटर का यूज ना करें, क्योंकि कर्सर जो आपका है वो ऑटोमेटिक जब फर्स्ट लाइन की स्पेसेस समाप्त हो जाती है तो सेकंड लाइन में आ जाता है। जब आपको पैराग्राफ लेना है देन आप इंटर का यूज कर सकते हैं। तो जब आप इंटर लीजिएगा तो वो पैराग्राफ होगा और फर्स्ट लाइन 0.5 इंच राइट साइड की ओर मूव होगा। इस खाली स्पेस को 0.5 जो होगा उसको हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग कंट्रोल टी के हेल्प से भी यूज कर सकते हैं। जब आप कंट्रोल टी कीजिएगा तो पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन 0.5 इंच मूव करेगा, जिसको हम लोग हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं, जिसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल टी। तो हैंगिंग इंडेंट का शॉर्ट की कंट्रोल टी होगा। यू, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। जैसे पार्टिकुलर कोई वर्ड में आप अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल यू का यूज करना होगा। तो एक सिंगल लाइन उस वर्ड के नीचे आएगा। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखिए एसएससी श्योर सक्सेस सेंटर। अगर इसके नीचे आप एक लाइन चाहते हैं तो पहले इस टेक्स्ट को, कंटेंट को आपको सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद जब आप कंट्रोल यू का यूज कीजिएगा तो ये एक लाइन का, इसी को हम लोग बोलते हैं अंडरलाइन, जिसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल यू। लेकिन अगर डबल अंडरलाइन चाहिए तो ऐसा नहीं कि हमने एक बार कंट्रोल यू किया तो एक बार लाइन लग गया सिंगल, एक बार और कर देंगे तो 2 लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। कंट्रोल यू से आप अंडरलाइन लगाते हैं और देन आप फिर से एक बार अगर कंट्रोल यू कर दीजिएगा तो ये अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। तो डबल अंडरलाइन करना है तो इसका एक और इसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल शिफ्ट डी, डबल अंडरलाइन। तो अगर सिर्फ अंडरलाइन करना है, दैट मीन सिंगल अंडरलाइन करना है, तो आप कंट्रोल यू कर सकते हैं, कंट्रोल यू से हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डबल अंडरलाइन करना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट डी करना होगा। तो इस तरह से ये डबल अंडरलाइन हो जाएगा। तो सिंगल अंडरलाइन दैट मीन्स अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू और डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी। अब नीचे देखिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, राम इज अ बॉय। अगर हम लोग इसको सारे को सेलेक्ट करके कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन और कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे तो डबल अंडरलाइन। लेकिन हमको वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन चाहिए। तो वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन के लिए आपको करना होगा कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू कीजिएगा तो राम इज अ बॉय। इस तरह के अंडरलाइन होंगे, वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन होंगे
तो वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट W करना होगा, और डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल शिफ्ट D करना होगा, और सिंगल अंडरलाइन के लिए, जिसको हम लोग अंडरलाइन भी बोलते हैं, उसके लिए कंट्रोल U करना होगा। तो 3 तरह का अंडरलाइन है जिसका शॉर्ट में हमने आपको बात की है। अब है किसी कंटेंट को या पैराग्राफ को आप कॉपी करके क्लिपबोर्ड में टेम्पोररी में वो स्टोर है, अब आप उसको चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में अदर प्लेस पे डिस्प्ले हो। और क्वेश्चंस भी ऐसा आता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में पहला पैराग्राफ को 5वें पैराग्राफ के प्लेस पर ले जाने के लिए शॉर्ट की क्या होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, जिसका आंसर होगा कंट्रोल X और कंट्रोल V। कंट्रोल X और कंट्रोल V क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि आपके अपने पहले पैराग्राफ को 5वें पैराग्राफ के प्लेस पे ले जाना है, दैट मीन्स वहां से रिमूव करना है और 5वें पैराग्राफ पे हमको पेस्ट करना है। तो रिमूव करने के लिए वहां से तो हटाना होगा और 5वां पर लाना है तो कॉपी करना होगा, तभी तो उसके लिए एक शॉर्ट की होता है कंट्रोल X। कंट्रोल X का काम क्या है? कंट्रोल X का काम 2 होता है। कंट्रोल X का पहला तो यह है कि सेलेक्टेड टेक्स्ट को वो कॉपी करके क्लिपबोर्ड में रख लेगा, देन रिमूव करेगा। तो उससे आपका डाटा क्या हो गया, क्लिपबोर्ड में कॉपी भी हो गया और जिस प्लेस पे था वहां से रिमूव भी हो गया, और जिस प्लेस पर लाना चाहते हैं आप कर्सर रख करके जब आप कंट्रोल V कीजिएगा तो पेस्ट हो जाएगा। तो किसी भी पैराग्राफ को, कंटेंट को अपने प्लेस से रिमूव करके किसी अदर प्लेस पर लाना पड़ता है, तो उसके लिए कंट्रोल X और कंट्रोल V करना पड़ता है। अगर यही क्वेश्चन विंडोज में होगा कि किसी फोल्डर को अपने प्लेस से अदर प्लेस पर डालना है, तो वहां पे आंसर कंट्रोल X और कंट्रोल V नहीं होगा। ये एप्लीकेशंस के लिए, विंडोज के लिए होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। आप पकड़ लीजिए, माउस के से लेफ्ट बटन से क्लिक रखिए और ड्रैग करके जहां पे ले जाना ड्रॉप कर दीजिए। तो विंडोज में इसका आंसर हो जाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप, लेकिन किसी एप्लीकेशन में आंसर होगा कट एंड पेस्ट, दैट मीन्स कंट्रोल X एंड कंट्रोल V। कंट्रोल X से पहला कॉपी होगा, दूसरा कट होगा, कंट्रोल V से पेस्ट होगा। क्लियर? तो उसके लिए आपको कंट्रोल V से क्या होता है, कंट्रोल V से पेस्ट होता है। पेस्ट का एक और शॉर्ट की होता है, कंट्रोल पेस्ट का शॉर्ट की होता है शिफ्ट इंसर्ट। शिफ्ट इंसर्ट से भी पेस्ट होता है। तो कंट्रोल V कीजिए या शिफ्ट इंसर्ट कीजिए, दोनों से पेस्ट होगा। अब कंट्रोल V के बाद W। देखिए, किसी एप्लीकेशंस में आप जिस फाइल में काम कर रहे हो, तो आप जिस फाइल में काम करते हो उस फाइल को बोला जाता है एक्टिव विंडो। जिसमें आप काम कर रहे होते हैं वो एक्टिव होता है। तो या हम उसको बोल सकते हैं करंट फाइल, जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं तो वो करंट फाइल होगा या एक्टिव विंडो होगा। तो उसको बंद करना है, क्लोज करना है, तो आप Alt F4 नहीं कर सकते। Alt F4 से नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस बोल रहा है कि आपको एक्टिव विंडो को क्लोज करना है, ना कि बोल रहा है कि एक्टिव एप्लीकेशन। कह रहा है कि एक्टिव विंडो क्लोज करना है, तो दैट मीन्स एक्टिव फाइल, जिस फाइल पे आप काम कर रहे हो उसको बोल रहा है क्लोज करने के लिए। तो उसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल W। कंट्रोल W से होगा क्लोज, लेकिन ऑप्शंस में बहुत कम ये आता है
क्योंकि इसका एक और शॉर्ट की होता है और वो होता है कंट्रोल F4। तो एक्टिव विंडो को क्लोज करने का दो शॉर्ट की होता है, कंट्रोल W भी होता है और कंट्रोल F4 भी होता है। और ये क्वेश्चन सचिवालय में पूछा गया है कि एक्टिव विंडो का क्लोज करने का शॉर्ट की क्या है, तो कंट्रोल F4 था ऑप्शन में। लेकिन जब एक्टिव एप्लीकेशन का बात करेगा कि एक्टिव एप्लीकेशन दैट मीन्स आप जिस एप्लीकेशन में काम कर रहे हो, मान लो वर्ड में काम कर रहे हो, एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, तो एमएस वर्ड को अगर क्लोज करना है तो उसको क्लोज करना है, तब वहां पे आंसर हो जाएगा Alt F4। क्योंकि Alt F4 कीजिएगा तो आपका एक्टिव विंडो के साथ साथ आपका एक्टिव एप्लीकेशंस भी क्लोज हो जाएगा। जब एप्लीकेशंस क्लोज हो जाएगा तो आपका एक्टिव हो जाएगा डेस्कटॉप दैट मीन्स विंडोज, और अभी अगर आप Alt F4 कीजिएगा तो शटडाउन ऑप्शन आ जाएंगे। तो Alt F4 से एक्टिव विंडो भी क्लोज होता है, एक्टिव एप्लीकेशंस भी क्लोज होता है। और अगर विंडो एक्टिव है, विंडोज एक्टिव है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं अगर आप, और उस समय Alt F4 कर दीजिएगा तो शटडाउन का ऑप्शन आ जाएगा। अब है कंट्रोल X, तो वो तो मैं बता ही चुका हूं, कंट्रोल X दैट मीन्स कट, पहला काम इसका कॉपी का होगा, देन इसके बाद रिमूव का होगा। अब है Y, देखिए दो ऑप्शन होता है किसी भी एप्लीकेशन में, आप देखते हुएगा तो एक ऑप्शन होता है रीडो और एक ऑप्शन होता है अनडू। दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करता है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्क करेगा। तो अगर किसी कंटेंट में कोई एक्शन लगा रहे हैं आप, जैसे मान लो कि एक एक्शन लगाए कंट्रोल B तो बोल्ड हुआ, तो उस एक्शंस को हटाना है तो हम लोग वहां करते हैं कंट्रोल Y। कंट्रोल Y जब आप करोगे ना तो रीडो हो जाएगा, वो एक्शन हाइड हो जाएगा। लेकिन उसी हाइड एक्शन को अगर फिर से शो करना है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल Z कर देंगे, अंडू लगाना पड़ेगा। तो कंट्रोल Y से रीडो होता है और कंट्रोल Z से अंडू होता है। तो ये जो शॉर्ट की हमने आपको बताया A से Z तक, तो A से Z तक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि A से Z तक ही होता है शॉर्ट की। ये 26 लेटर का शॉर्ट की हमने बताया। अभी उसका एमएस ऑफिस का बहुत सारा शॉर्ट की होता है, एमएस वर्ड का भी। तो अभी हम लोग जो कीबोर्ड में आप देखते हैं कि फंक्शन की जो F11 से F12 होता है, तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि एमएस वर्ड में हाँ फंक्शन की का भी यूज होता है, उससे भी कुछ शॉर्ट की बने हुए हैं। तो अभी सिर्फ हम लोग आपका एमएस वर्ड का है, तो उसमें फंक्शन की जो F11 से F12 का है, उससे उसका क्या शॉर्ट की यूज करने पर कौन से ऑप्शन आते हैं एमएस ऑफिस में, मैं उसको बता रहा हूँ। देखिए पहला शॉर्ट की होता है F1। तो आप देखते हो कि फंक्शन की में जो F1 है, ये जो F1 है फंक्शन की में, F1 से हेल्प होता है। F1 दैट मीन्स हेल्प। आप वर्ड एप्लीकेशंस में हो, F1 प्रेस कीजिएगा तो वर्ड एप्लीकेशन का हेल्प मेनू ओपन होगा। अगर आप एक्सेल में रहिएगा वहां F1 प्रेस कीजिएगा, हेल्प ही आएगा लेकिन एक्सेल का आएगा। दैट मीन्स जो एप्लीकेशन एक्टिव रहेगा वहां पे F1 प्रेस कीजिएगा तो उस एप्लीकेशन का हेल्प। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में नहीं हैं तो आप कहां हैं, विंडोज पे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं, और अगर वहां F1 प्रेस कीजिएगा तो हेल्प एंड सपोर्ट मिल जाएगा। तो F1 से होता है हेल्प किसी भी एप्लीकेशन में। अगर इसके साथ F1 के साथ अगर मॉडिफायर की का यूज कीजिएगा, देखिए मॉडिफायर की क्या होता है, कंप्यूटर में कोई एक्टिविटी विशेष काम करने के लिए, एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए
हम लोग फंक्शंस की के साथ या ए से जेड जो अल्फाबेट है उसके साथ जो की यूज करते हैं वो है मॉडिफायर की। और मॉडिफायर की में 3 की आता है, कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट। ये 3 की मॉडिफायर की के नाम से जाना जाता है। और इस 3 की में सबसे ज्यादा यूज होने वाला की कंट्रोल है। तो मॉडिफायर की में 3 की आता है, इस पर ध्यान देना है। कंट्रोल आता है, अल्ट आता है और शिफ्ट आता है। तो इस F1 के साथ अगर कंट्रोल की का यूज किए, दैट मीन्स कंट्रोल के साथ अगर आप F1 का यूज करते हैं तो टास्क पेन खुलेगा। जो आज के डेट में अगर आपके पास ऑफिस 2007 है तो 2007 में आप देखते हैं कि जब भी उसका आप ओपन कीजिएगा, चाहे आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस जो भी ओपन कीजिएगा, तो कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो जो स्क्रीन के सबसे ऊपर में होता है, जहां पे एप्लीकेशन का नाम, फाइल का नाम, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, सिस्टम बटन्स अवेलेबल्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप ऑफ स्क्रीन, जो स्क्रीन के सबसे ऊपर में होता है, वो आपका टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स उसके नीचे जब आते हैं, मतलब टाइटल बार के बिलो एक स्टेप नीचे जब आते हैं तो वहां हम लोग देखते हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, व्यू। तो इसको हम लोग मेनू बार बोलते हैं। देन जब हम होम को क्लिक करते हैं तो होम का जो भी सारा ऑप्शंस आता है, वो ऑप्शंस जिस पर अपीयर होता है, जहां आपको दिखता है, उसको रिबन बोला जाता है। तो आज के डेट में टास्क को रिबन बोला जाता है। और रिबन को शो एंड हाइड करना है, अगर उसको स्क्रीन पर लाना है तो कंट्रोल F1, अगर स्क्रीन से हटाना है तो कंट्रोल F1। तो कंट्रोल F1 से आपका क्या होगा, शो एंड हाइड रिबन। तो F1 से हमने 2 चीज पढ़ा। पहला F1 से हेल्प, दूसरा अगर कंट्रोल का यूज कर लेंगे तो शो एंड हाइड रिबन। अब F2, F2 से क्या, तो अगर आप F2 का यूज कीजिएगा जब आप विंडोज में रहते हैं, तो विंडोज में रहते हैं तो विंडोज में आप फोल्डर क्रिएट करते हैं। फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्ट की होता है कंट्रोल शिफ्ट एन। विंडोज में नया फोल्डर बनाना है, ठीक है। ऐसे भी बनता है कि माउस का आप राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं, न्यू फोल्डर को क्रिएट करते हैं, लेकिन उसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल शिफ्ट एन कीजिएगा तो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उस फोल्डर का अगर रीनेम करना है, नाम लिखना है, आप कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, उस फोल्डर पे राइट क्लिक करते हैं, फिर रीनेम में जाते हैं, फिर वहां से नाम टाइप करते हैं। आप डायरेक्ट कीबोर्ड से F2 का यूज करके भी नेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन विंडोज मोड में। तो याद रखिएगा F2 से क्या होता है, रीनेम, हाईलाइट, फोल्डर, कहां पे, इन विंडोज मोड, विंडोज में होगा। लेकिन वर्ड में अगर कंट्रोल के साथ F2 का यूज करना होगा, अगर आप वर्ड एप्लीकेशन में कंट्रोल के साथ F2 का यूज कीजिएगा तो प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा। कंट्रोल F2 से होता है प्रिंट प्रीव्यू। आप प्रिंट करने से पहले चेक करते हैं कि ये जो प्रिंट होगा, मेरा जो भी आपने जो फाइल बनाया है, वो फाइल जो प्रिंट होगा वो कैसा प्रिंट होगा, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं प्रीव्यू में। तो प्रीव्यू में चेक करने के लिए कंट्रोल F2 का यूज करना पड़ता है। कंट्रोल F2 कीजिएगा तो प्रिंट प्रीव्यू आएगा, उसमें आप अपने फाइल का हार्ड कॉपी लीजिएगा, तो हार्ड कॉपी आपका कैसा आएगा वो प्रिंट प्रीव्यू में आपको डिस्प्ले हो जाएगा।
कभी कभी प्रिंट प्रीव्यू से एक क्वेश्चंस आते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू में क्या विजुअल नहीं होता, दैट मीन्स प्रिंट प्रीव्यू में क्या नहीं दिखता। आप अपने फाइल में वो इफेक्ट्स लगाए भी हो लेकिन वो प्रिंट प्रीव्यू में नहीं दिखेगा। तो दो चीज का याद रखिएगा कि एक तो फाइल का जो बैकग्राउंड कलर है, फाइल का बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट व्हाइट होता है, चाहे आप किसी भी एप्लीकेशन में आप यूज करो, किसी भी फाइल का बैकग्राउंड कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। लेकिन अगर हम उस कलर को चेंज किए, रेड किए, ब्लू किए, कोई भी कलर आप चेंज करो, तो आप नॉर्मल मोड में, प्रिंट प्रीव्यू मोड में आपको दिखेगा, नॉर्मल मोड में भी दिखेगा, प्रिंट लेआउट मोड में भी दिखेगा। लेकिन जब आप उसको कंट्रोल F2 करोगे, दैट मीन जब आप प्रिंट प्रीव्यू में जाओगे, तो वहां पे वो जो आप कलर लगाए थे वो कलर नहीं आएगा। वहां पे सिर्फ क्या दिखेगा, बैकग्राउंड कलर जो बाय डिफॉल्ट व्हाइट होता है तो व्हाइट ही दिखेगा। वहां पर आप जो कलर बैकग्राउंड का चेंज किए थे वो कलर नहीं दिखेगा। तो प्रिंट प्रीव्यू मोड में पेज का बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता। और दूसरा एक और है टेक्स्ट इफेक्ट। अगर आप किसी टेक्स्ट में कोई इफेक्ट लगा दिए, जैसे जिगजैग इफेक्ट होता है जिसमें आपका टेक्स्ट में वाइब्रेशन आता है, तो नॉर्मल मोड में या प्रिंट लेआउट में देखोगे तो आपको उसमें वाइब्रेशन आपको मिलेगा। लेकिन जब आप प्रिंट प्रीव्यू मोड में जाओगे तो वहां पे वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। दैट मीन्स प्रिंट प्रीव्यू में दो चीज नहीं आपको दिखेगा, वो पेज का बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट इफेक्ट विजुअल नहीं होता। और प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकी क्या होता है, कंट्रोल F2। देखिए अब है F3। F3 से विंडोज मोड में, विंडोज में आप सर्च कर सकते हैं। आपका कोई पार्टिकुलर फाइल हो या पार्टिकुलर कोई फोल्डर हो जो आपके कंप्यूटर में कहां पे है, किस ड्राइव में है, नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग सर्च कर लेते हैं। सर्च और फाइंड में अंतर होता है। सर्च विंडोज में होगा, फाइंड किसी भी एप्लीकेशन में ये ऑप्शंस मिलेगा और उसके द्वारा हम किसी पार्टिकुलर फाइल में किसी कंटेंट को ढूंढ सकते हैं। ये काम फाइंड से होगा। लेकिन सर्च से विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर का हम लोग लोकेशन पता करते हैं, ढूंढते हैं कि वो सिस्टम में कहां पे किस लोकेशन पर स्टोर है, और उसका सर्च की होता है F3। F3 से सर्च होता है। अब है F4। F4 का यूज ज्यादातर मॉडिफायर की के साथ होता है। जब आपको, इससे पहले वाले क्लासेस में मैं आपको बताया था, जब आपको किसी एक्टिव विंडो को क्लोज करना है तो हम बताते हैं कंट्रोल F4, और एक्टिव एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो Alt F4। लेकिन एक्सेल में F4 का यूज किसी पार्टिकुलर सेल को ब्लॉक करने के लिए किया जाता है। इसमें कोई मॉडिफायर की का यूज नहीं होगा। लेकिन एक्सेल में किसी पार्टिकुलर सेल को ब्लॉक आप करोगे तो उसके लिए आपको फंक्शंस का यूज करना होगा, और फंक्शन में F4 का यूज करना पड़ेगा। तो F4 से तीन चीज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रोल F4 किए तो आपको एक्टिव विंडो क्लोज कर देगा, Alt F4 किए तो एक्टिव एप्लीकेशन क्लोज कर देगा। सिर्फ F4 किए एक्सेल में तो किसी सेल को फॉर्मूला के माध्यम से आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। अब F5। तो F5 तो जनरली आप लोग सभी जानते हैं कि F5 से विंडोज में
आपको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो F5 से विंडोज में रिफ्रेश हो जाता है, लेकिन किसी ब्राउजर में अगर आप F5 का यूज करते हैं, ब्राउजर से आप क्या करते हैं, ब्राउजर क्या है, तो ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है और इसके यूज से हम इंटरनेट का सर्फिंग कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई वेब पेज इंफॉर्मेशन देखना है तो उसके लिए हम लोग ब्राउजर का यूज करते हैं। बिना ब्राउजर के यूज से आप नेट सर्फिंग नहीं कर सकते। तो और ब्राउजर में तो आप जानते हैं फायरफॉक्स है, मोजिला है, गूगल क्रोम है, लेटेस्ट ब्राउजर जो विंडोज 10 दिया वो एज है, EDGE एज, विंडोज 10 में अवेलेबल है। तो इस ब्राउजर से हम लोग नेट को यूज करते हैं, नेट को सर्फिंग कर लेते हैं, ब्राउज कर लेते हैं। तो ब्राउजर में कोई साइट को जब हम लोग ओपन कर रहे हैं और वो कंप्लीटली नहीं खुल पा रहा है तो हम लोग वहां पे F5 कर देते हैं। तो F5 से ब्राउजर में क्या होगा, रीलोड। विंडोज में तो रिफ्रेश हो जाएगा और ब्राउजर में रीलोड हो जाएगा। फिर से जिस साइट को आप ओपन कर रहे थे वो साइट फिर से ओपन होगा। लेकिन इसी F5 का यूज अगर आप वर्ड में करते हैं, MS वर्ड में करते हैं, तो फाइंड, रिप्लेस और गो टू, ये तीन ऑप्शंस हैं, फाइंड, रिप्लेस और गो टू, इसका डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। और हमने आपको बताया भी था कि फाइंड का कंट्रोल F होता है, गो टू का कंट्रोल G होता है और रिप्लेस का कंट्रोल H होता है। और यहां भी F5 से फाइंड, रिप्लेस, गो टू ये तीनों ओपन होता है। लेकिन यहां जब भी क्वेश्चंस आएंगे आपको तो इस क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस मिलेगा। क्वेश्चंस आते हैं कि F5 को प्रेस करने पर फाइंड, रिप्लेस और गो टू ये तीनों का डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, लेकिन एक्टिव कौन सा रहता है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि एक्टिव गो टू होगा। जब आप F5 कीजिएगा तीनों डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर आएगा, लेकिन हमेशा एक्टिव गो टू मिलेगा। फाइंड और रिप्लेस एक्टिव F5 से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल G करते हैं तो भी तीनों का डायलॉग बॉक्स मिलेगा, लेकिन कंट्रोल G करने से गो टू एक्टिव रहेगा। कंट्रोल F कीजिएगा तीनों डायलॉग बॉक्स मिलेगा, फाइंड, रिप्लेस, गो टू का, लेकिन एक्टिव फाइंड रहेगा। और कंट्रोल H कीजिएगा फिर से तीनों का डायलॉग बॉक्स आएगा, लेकिन एक्टिव रिप्लेस होगा। लेकिन जब आप F5 कीजिएगा तो तीनों डायलॉग बॉक्स आएगा और एक्टिव सिर्फ गो टू रहेगा। अब अगर आप F5 का यूज पावर पॉइंट में कर दीजिए तो पावर पॉइंट का जनरली यूज हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। जब भी हम लोग को प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो MS पावर पॉइंट का यूज करते हैं और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए स्लाइड क्रिएट करते हैं और स्लाइड को हम लोग प्रेजेंटेशन के रूप में दिखाते हैं, दैट मीन्स स्लाइड शो। तो जब हमको स्लाइड को प्रेजेंटेशन में दिखाना है या स्लाइड को शो कराना है तो हम लोग F5 का यूज करेंगे। F5 से होता है स्लाइड शो, मतलब शो द प्रेजेंटेशन। इस क्वेश्चंस को आपका सचिवालय में, बैंक में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन में कुछ मॉडिफाई था। और क्वेश्चन ऐसे था कि हर एक स्लाइड को 100% जूम करने के लिए किस शॉर्टकी का यूज किया जाता है। तो जब भी हम लोग स्लाइड जब बनाते हैं तो उसका एक बाय डिफॉल्ट जूम होता है। जैसे स्लाइड का बाय डिफॉल्ट जूम होता है 69% बाय डिफॉल्ट जूम। अगर आप मिनिमम कीजिएगा तो 10% जूम कर सकते हैं।
मैक्सिमम कीजिएगा 400 कर सकते हैं आप। प्रेजेंटेशन मोड में रखिएगा तो आप 100% कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन मोड में स्लाइड 100% जूम में रहता है, तो किसी भी प्रत्येक स्लाइड को अगर आपको एवरी स्लाइड को 100% जूम पर देखना है तो दैट मीन स्लाइड शो करना है, और स्लाइड शो करने का शॉर्ट की F5 होता है। तो 100% हर एक स्लाइड को जूम करना है तो भी इसका शॉर्ट की क्या होगा, F5। हर एक एप्लीकेशन का अपना अपना जूम का साइज होता है। जैसे MS ऑफिस में आप MS वर्ड जो पढ़ रहे हैं, उस MS वर्ड में मिनिमम जूम 10% होता है, मैक्सिमम जूम 500% होता है, और बाय डिफॉल्ट जूम 100% होता है। लेकिन MS वर्ड को छोड़कर एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस में जब आइएगा तो मिनिमम जूम 10 होता है, मैक्सिमम यहां 400 होता है, और बाय डिफॉल्ट 100 होता है, सिर्फ पावर पॉइंट को छोड़कर, क्योंकि पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट 69%। अब है F6। तो F6 का यूज हम लोग एक एक्टिव डॉक्यूमेंट से स्विचिंग करते हैं, उसी एप्लीकेशन के, जिस एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हैं, उसी एप्लीकेशन के दूसरे डॉक्यूमेंट्स में स्विचिंग करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप 5 फाइल्स को ओपन कर रखा है, तो आप किसी एक ही फाइल पर वर्क कर रहे हैं, आपका जो 4 फाइल्स बचा हुआ है वो आपके एक्टिव फाइल के पीछे है। तो एक फाइल से दूसरे फाइल पर स्विचिंग करना है तो हम लोग को F6 का यूज करना पड़ता है। F6 से हम लोग एक फाइल से दूसरे फाइल में स्विचिंग करेंगे, दैट मीन्स एक फाइल से दूसरे फाइल में जाएंगे। लेकिन जब हमको ये एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशंस पे जाना होता है, मान लीजिए आपने 3 चीज खोल के रखा है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, तो आप अभी वर्ड पे काम कर रहे हो और आपको अभी एक्सेल में जाना है, तो यहां पे हम लोग Alt टैब का यूज करेंगे। Alt टैब से हम लोग स्विचिंग करते हैं एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में, और F6 से हम लोग स्विचिंग करते हैं कि जिस एप्लीकेशन में आप हो उसी एप्लीकेशन के एक फाइल से दूसरे फाइल। अब F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को आप चेक कर सकते हैं। आप इसके लिए आप माउस का राइट क्लिक भी ले सकते हैं या F7 का यूज कर सकते हैं। उसमें एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उस डायलॉग बॉक्स में जो स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा वहां पे रेड अंडरलाइन है। रेड वेव अंडरलाइन का मीनिंग ही होता है स्पेलिंग मिस्टेक। और अगर अंडरलाइन, वेव अंडरलाइन अगर आपको ग्रीन मिलता है तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, वो ग्रामर मिस्टेक है। तो हम लोग F7 का यूज स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक के लिए करते हैं। रेड वेव अंडरलाइन आएगा तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा, ग्रीन वेव अंडरलाइन आएगा तो ग्रामर मिस्टेक होगा। लेकिन कभी कभी कोई वर्ड कंटिन्यू रिपीट हुआ, जैसे कंप्यूटर इज अ हाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आप बोलते हो, तो यहां कंप्यूटर आया, 2 बार कंप्यूटर वर्ड को आपने रिपीट किया, इसीलिए सही स्पेलिंग रहने पर भी आपका एक कंप्यूटर पे रेड वेव अंडरलाइन कर देगा। तो आपको याद रखना है, रेड वेव अंडरलाइन से 2 चीज हो गया, एक तो हो गया आपका स्पेलिंग मिस्टेक और दूसरा सेम रिपीटेड
वर्ड और ग्रीन वेव अंडरलाइन से ग्रामर मिस्टेक। अब F8 देखिए, अगर F8 का यूज MS वर्ड में 3 टाइम्स अगर आप कर देते हैं कंटिन्यू, तो 3 टाइम्स कंटिन्यू MS वर्ड में कीजिएगा तो कर्सर जिस सेंटेंस पे होगा वो सारा सेंटेंस को वो क्या कर लेगा, एक बार सेलेक्ट कर लेगा। मतलब 3 टाइम्स प्रेस करते हैं अगर आप MS वर्ड में F8 को, तो 1 सेंटेंस सेलेक्ट, चाहे वो सेंटेंस 1 लाइन का हो, चाहे वो 4 लाइन का हो, जहां तक फुल स्टॉप है वहां तक वो सारे को क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा। 3 टाइम्स आपको F8 को प्रेस करना है। लेकिन अगर इसके साथ मॉडिफायर की अल्ट का यूज कीजिएगा तो इससे होता है मैक्रो, जो प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग फैसिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं इसका एक कॉपी तैयार करता है मैक्रो, जिसको एक्टिव करने के लिए हम लोग अल्ट F8 का यूज करते हैं। F9 इसका यूज MS ऑफिस में नहीं करना है, नहीं होता है। F10 का यूज आप जिस भी एप्लीकेशन में कीजिए, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, हॉटकी एक्टिव होता है। अब हॉटकी क्या है, तो किसी मेनू को, चाहे वो फाइल मेनू हो या होम मेनू हो या पेज लेआउट मेनू हो, अगर उसको एक्टिव करना है तो माउस के द्वारा हम लोग लेफ्ट क्लिक से एक्टिव कर लेते हैं। लेकिन अगर कीबोर्ड के द्वारा एक्टिव करना हो तो उसके लिए हमको पहले हॉटकी जानना होगा कि होम मेनू का हॉटकी क्या है, पेज लेआउट का क्या है, व्यू का क्या है। तो जब हम लोग F10 का यूज करेंगे तो वहां पे हॉटकी डिस्प्ले हो जाएगा और जिसके द्वारा हम लोग कीबोर्ड से उसका यूज कर सकते हैं। अगर इस F10 के साथ शिफ्ट का यूज करते हैं मॉडिफायर के लिए से, तो माउस का राइट क्लिक पे जो वर्क होता है वो सारा वर्क आप कर सकते हैं। तो शिफ्ट F10 से माउस का राइट क्लिक हो जाएगा। अब F11, तो F11 को जानते हैं, फुल स्क्रीन। अगर आपको फुल स्क्रीन में कोई एप्लीकेशन को ओपन करना है तो F11 कर लीजिए। अब F12, तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं F12 से क्या होता है, फिर एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर आप किसी एप्लीकेशन में MS वर्ड में अगर आप F12 का यूज करते हैं तो सेव एज होता है। मैं आपको इससे पहले वाले क्लासेस में बता चुका हूं कि ओपन क्या होता है, सेव क्या होता है और सेव एज है। तो देखिए, किसी फाइल के लोकेशन को बदलना है और उसके नाम को बदलना है, दैट मीन्स फाइल को रीनेम करना है या फाइल का न्यू नेम देना है, तो हम लोग को सेव एज का यूज करना होता है। और सेव एज का शॉर्ट की है F12। इसके साथ कोई मॉडिफायर की का यूज नहीं होगा। और अगर शिफ्ट के साथ हम लोग F12 का यूज करेंगे तो सेव होगा, अगर कंट्रोल के साथ करेंगे तो ओपन होगा, और कंट्रोल शिफ्ट F12 दोनों के साथ अगर करेंगे तो प्रिंट होगा। तो आज के लिए आपका क्लास तक रहेगा। और आप तो जानते ही कि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत तरह की भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, आप भी फेस कर रहे हैं। तो अभी तो आपका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, फिर कुछ दिनों बाद आपका लाइव क्लासेस भी चलेगा। लेकिन इस कोरोना के कारण हम लोग ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कुछ स्थिति सही होता है तो आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी रेगुलर हो जाएगी। ओके।